नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश 24 का चौसर में। मैं हूं विपनेश माथुर। आज बात करेंगे उन परिवारों की जिनकी किस्मत का फैसला तीसरे चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश का यादव परिवार भी है, महाराष्ट्र का पवार परिवार भी है, तो मध्य प्रदेश के राजघराने भी इस फहरिस्त में शामिल है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां पहले 2 चरण में 16 और तीसरे चरण में 10 सीटों का मतदान पूरा हो चुका है अब तक, और इन 10 में से 3 पर मुलायम सिंह के परिवार का दबदबा है और लड़ रहा है परिवार। ऐसे में क्या इस बार अखिलेश यादव और उनकी यादव फौज अपने गढ़ को बचा पाएगी? देखिए थर्ड फेज परिवार कितना सेफ। में बूथ डले 11, मशीन बता रही है 50। कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। ये चुनाव एक तरफा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। हम लोग लगातार पिछले 1 साल से क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्षेत्र की जनता में, प्रदेश की जनता में और देश की जनता में मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगी। आज 2024 लोकसभा चुनाव का खत्म हो गया तीसरा चरण। किसके नाम रहा तीसरे फेज का रंग? तीसरे दौर में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। 24 के तीसरे चरण के मतदान में जिन सीटों पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया, उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां से दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। खासकर उन परिवारों की प्रतिष्ठा का सवाल है जिनके अपने परिवार से भाई, भतीजा, बेटा, बेटी, सास, बहू को प्रत्याशी बनाकर महासमर के दंगल में उतारा गया। और इसी दंगल में 2 परिवार सबसे ज्यादा सुर्खियों में। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव का परिवार, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से इस बार 5 सीट ऐसी हैं जिन पर सीधे सीधे मुलायम यादव के परिवार के सदस्य अपनी विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन 5 में से 3 सीटों का मतदान तीसरे फेज में ही संपन्न हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र में अजित पवार और शरद पवार यानी कि पवार की असली पावर दिखाने के लिए पवार परिवार तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हुए दिखाई दिए, जहां सीधी लड़ाई ननद और भौजाई के बीच में थी। यूपी में तीसरे चरण में 10 सीटों के लिए वोटिंग हुई, लेकिन सबकी नजरें यादवलैंड यानी समाजवादी पार्टी के गढ़ पर है, जहां मुलायम परिवार के 3 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में इस यादवलैंड पर अखिलेश यादव के हाथ निराशा ही लगी। ऐसे में अगर इस बार यादव बहुल सीटों पर समाजवादी जीत दर्ज नहीं कर पाती तो समझ लीजिए अखिलेश के साथ से ये जमीन खिसक चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी भाजपा के लिए तीसरा चरण महत्वपूर्ण है। देश के बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के जो 5 रणबांकुरे चुनावी संग्राम में पराक्रम दिखाने के लिए उतरे, उनमें से 3 की परीक्षा तीसरे चरण में संपन्न हुई। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा के इस गढ़ में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए पार्टी के मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में डटी। बदायूं लोकसभा सीट भी यादव परिवार के साख का इम्तिहान लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया। बात अगर फिरोजाबाद लोकसभा सीट की करें तो यहां भी सपा को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर सपा ने लगातार तीसरी बार अक्षय यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। अक्षय यादव राम गोपाल के बेटे। तीसरे चरण में 3 यादव उम्मीदवारों का फैसला हो चुका है, जिसमें से समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जा रही है डिंपल यादव की सीट। डिंपल यादव को सपा ने मैनपुरी से टिकट दिया है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि यहां पर इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि तीसरे चरण में मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव की सीधी टक्कर भाजपा के ठाकुर जयवीर सिंह से हुई। निश्चित रूप से हम आश्वस्त करते हैं राष्ट्र के भाग्य, प्रदेश के भाग्य के साथ मैनपुरी का भाग्य जुड़ेगा। मैनपुरी प्रदेश का ग्रोथ इंजन बनेगा और हम सब मिलकर के मैनपुरी की बेहतरी के लिए काम करेंगे।
पुनः मेरी प्रार्थना है सब लोग जयवीर सिंह को अपना आशीर्वाद देंगे, कमल का वोट करेंगे। 10 साल में अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है, अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फैलाई है पूरे देश में, जहां आज लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं निराश हैं और कहीं ना कहीं जहां दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाजों पे, सभी वर्गों पे कर रहे हैं, तो मैं समझती हूं कि आज देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं संविधान की भी रक्षा करने का चुनाव है। मैनपुरी सीट यादव परिवार का गढ़ कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है मैनपुरी सीट पर यादव की वोट संख्या, जो कि सबसे ज्यादा है। और इसी जातीय समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि डिंपल यादव ये सीट 4 लाख से ज्यादा के अंतर से जीतेंगे। शिवपाल जी और अखिलेश जी में समझौता कराने में अब आप ठीक है? ठीक है। अब सब ठीक हो गया परिवार में? अब सब ठीक है, एक बूंद है सब घर। आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे कमजोर सीट मानी जाती है, क्योंकि पार्टी के गठन के बाद से ही इस सीट पर हर बार समाजवादी पार्टी ही जीतती आ रही। यूपी की ये एक अकेली सीट है जहां पर बीजेपी आज तक जीत नहीं पाई। मैनपुरी सीट मुलायम परिवार का गढ़ है, जहां से मुलायम सिंह 5 बार सांसद बने। धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप भी यहीं से चुनाव जीतकर राजनीति में आए। अब मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव यहां से सांसद हैं। ये परिवर्तन का चुनाव है, भाजपा को हराने का चुनाव है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, जिससे भी बात करो वो चाहता है कि एक नई सरकार बने जिसमें उसको सम्मान मिल सके। मुद्दा क्या आपके समझ से इस चुनाव में दिखाई दिया आपको? संविधान को बचाना, नौजवानों को नौकरी मिलना, किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलना, महिलाओं को सुरक्षा मिलना, बिजली, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इस आज वोट पड़ने वाला है। आपको लगता नहीं 5 किलो राशन, किसान सम्मान निधि, 370, राम मंदिर, ये मुद्दे भी जमीन पर ज्यादा कारगर लोगों को दिखाई दे रहे? नहीं, बिल्कुल। ये जो 5 किलो राशन की बात है उसमें भाजपा मक्का और बाजरा गर्मी के महीने में खिलाने का काम कर रही है। भाजपा के लोगों को ये नहीं पता है कब क्या काम करना है, तो वो सरकार चलाने के हकदार भी नहीं है। मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद यह सीट मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मिली है, जिनको जिताने के लिए अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट इसलिए कि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से जब से कुर्सी पे बैठे हैं केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे हट जाए हम लोग। देश के अंदर 94 में से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाकर के जो जनता की आकांक्षा है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा और फिर एक बार मोदी सरकार की आकांक्षा भी पूरी होगी। ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है, जहां वो मुलायम सिंह के बिना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादवों के साथ मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग को भी साथ लेकर चलते थे, जिसके लिए उन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। ऐसे में अखिलेश इस बार यादव परिवार के साथ कितनी बचा पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 24 के 64 में आगे बात सियासत के उस पहलू की करेंगे जिसमें सियासी समीकरण कुछ ऐसा बैठा है कि परिवार वर्सेस परिवार हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बारामती सीट पर। इस बार लड़ाई पवार वर्सेस पवार की है। एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, तो दूसरी तरफ अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। अब दोनों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन एक बात तय है कि जीतेगा कोई एक, यानी परिवार में एक को मिलेगी जीत तो दूसरे को हार का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। लोकसभा का ये चुनाव पवार की पावर का लिटमस टेस्ट है। साथ ही साथ परीक्षण इस बात का भी हो जाएगा कि पवार विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है, अजित पवार या सुप्रिया सुले। क्योंकि बारामती में इस बार लड़ाई ननद वर्सेस भौजाई की है। एक तरफ नारा है अजित पवार के सम्मान में भाभी जी मैदान में, दूसरी तरफ अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले मैदान में है।
उनके समर्थक कह रहे हैं शरद पवार के सम्मान में सुप्रिया दीदी मैदान में। जब लड़ाई सियासी हो और मुद्दा चुनावी हो, फिर इमोशन और रिश्तों की जगह नहीं बचती। इमोशन नहीं है भैया, लीडरशिप जिम्मेदारी की काम होता है और यू हैव टू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो अ लीडर हैज वेरी लिटिल टाइम फॉर इमोशंस। इमोशंस में फंस जाएगा तो काम कैसे करेगा। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की सियासी किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। पिछले चुनाव में जो दोनों एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, अब वही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बारामती सीट को आमतौर पर पवार परिवार की पारिवारिक सीट माना जाता है। 2009 में सुप्रिया सुले पहली बार यहां से चुनाव लड़ी और जीती। 2014 में शरद पवार ने यहां से चुनाव जीता। उसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में भी सुप्रिया ने बारामती की सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में पवार बनाम पवार यानी कि सुप्रिया बनाम सुनेत्रा की लड़ाई हो गई। विकास बारामती का विकास अजित पवार। अच्छा, लोग विकास का मॉडल कहते हैं बारामती में, ग्रामीण में सॉरी शहर में तो विकास दिखता है, लेकिन ग्रामीण में आज भी कहीं ना विकास का अभाव है। उस पर क्या कहेंगे? डेवलपमेंट है, पहले से डेवलपमेंट है बारामती में। बारामती मतदार संघ में जो अजित दादा है उसने जो बहुत विकास किया है, रास्ता है, पानी है, और जो विकास किया तो वो सब दादा ने किया। शरद पवार ने या फिर इस 30 साल से भी ज्यादा यहाँ पर शरद पवार जी हैं, उन्होंने कोई विकास ही नहीं किया। किया था ना, पर ज्यादा विकास दादा से हो गया है। महाराष्ट्र की सियासत में जब से फैमिली फाइट का ऐलान हुआ है, तभी से ये सीट सुर्खियों में आ गई थी। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के राजनीतिक बैर के बाद अब लोकसभा चुनाव में भाभी और ननद के बीच मुकाबला बेहद ही दिलचस्प नजर आया। क्यों आपकी पार्टी को या शरद पवार को खत्म करना चाहती है बीजेपी? क्योंकि उनके खिलाफ जो लड़ रहा है, बड़ी ताकत लगा के लड़ रहा है, वो सारी पार्टियां वो खत्म करना चाहते हैं। ऐसा नड्डा जी ने तो कहा था कि हम हर पार्टी खत्म करेंगे, 1 पार्टी 1 नेशन। तो ये तो लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं रखते, ऐसा तो लगता है जब नड्डा जी बोले थे। तो आप कैसे बचाएंगे अपनी पार्टी सुप्रिया जी? पार्टी नहीं, लड़ेंगे पूरी ताकत से। ये लोकतंत्र है और एक सशक्त लोकतंत्र में जितनी सत्ता मायने रखती है उतना विपक्ष भी रखता है। हम भी सत्ता में बहुत साल रहे, हमेशा हमने विपक्ष का मान सम्मान ही किया है। शरद पवार से अलग होकर एनसीपी के नाम और चिन्ह पर कब्जा जमाकर अजित पवार ने एनडीए का दामन थामा और अब संसद की लड़ाई में अजित पवार ने अपनी चचेरी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारकर बारामती का सियासी माहौल गरमा दिया था। लेकिन दोनों धड़ों का मानना है कि ये लड़ाई राजनीतिक है और जनता काम करने वालों को वोट देगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट को राज्य में एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में देखा जाता है। बारामती सीट बीते 31 सालों से एनसीपी के कब्जे में। फिलहाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है। महाराष्ट्र और देश की सियासत में शरद पवार को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। राजनीति के बिसात पर उन्होंने कई लोगों को परास्त किया। साल 1984 में बारामती सीट से पहली बार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सांसद बने थे। शरद पवार से पहले इस सीट पर कांग्रेस और एक बार भारतीय लोकदल का कब्जा रहा। साल 1957 बारामती लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। इस लोकसभा सीट पर साल 1957 में पहला चुनाव हुआ। उसके बाद 1957 से लेकर 1977 तक ये सीट कांग्रेस पार्टी के कब्जे में थी। इसके बाद जब साल 1985 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो ये सीट खाली हो गई। तब साल 1985 के उपचुनाव में जनता पार्टी के संभाजी राव काकड़े यहां से सांसद बने थे। फिर अगले चुनाव में साल 1989 में कांग्रेस पार्टी से शंकर राव पाटिल बारामती से चुने गए और उसके बाद 1991 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार सांसद बने और तब से लेकर आज तक इस सीट पर पवार परिवार का ही कब्जा है। साल 2014 से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मोदी लहर की शुरुआत हुई। चुनाव के दौरान मोदी लहर में बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो गए थे। बावजूद इसके बारामती सीट पर पवार परिवार का कब्जा बरकरार था। साल 2009 की परफॉर्मेंस को दोहराते हुए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से दोबारा सांसद बनी थी। सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रख के एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रख के इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। और ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है, वो शांति से
होना चाहिए, यही हमारी मांग है। अब बात महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां राजघराने के परिवारों के साख दांव पर लगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर का सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा। सिंधिया रियासत की स्थापना राणोजी सिंधिया ने 1731 में की थी। राजनीति में आने से पहले इस रियासत के आखिरी राजा जीवाजी राव सिंधिया थे। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया इस राज परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, जो कांग्रेस में रहते हुए पिछली बार हार के बाद इस बार बीजेपी के टिकट से फिर से गुना संसदीय सीट से चुनावी मैदान में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, जो भारत को अग्रसर कर रहा है विश्व पटल पर, एक नई ऊर्जा क्षेत्र की जनता में, प्रदेश की जनता में और देश की जनता में कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उसी का एक तरीके से झलक हमको आज इस मतदान में हमको दिख रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि चुनाव आयोग ने भी ये आशा अभिलाषा रखी थी कि मतदान बढ़नी चाहिए, तो हम लोग सब उसी में लगे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले उनके दादी और पिता भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया ने पहला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था। इसके बाद जनसंघ में शामिल हुई और फिर बीजेपी से सांसद चुनी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विद्या राधे 8 बार सांसद रहीं। पिता माधवराव सिंधिया शुरुआत में जनसंघ में रहे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। माधवराव सिंधिया भी राजनीति में रहते हुए 9 बार सांसद रहे, लेकिन पिता के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दादी के बजाय पिता की पार्टी ज्वाइन की। 2004 में पिता की पारंपरिक सीट गुना से पहला उपचुनाव जीते। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 2004, 2009, 2014 में गुना से सांसद रहे। इस बार भी सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादव प्रत्याशी राव यादवेंद्र यादव से है। राव यादवेंद्र यादव कुछ महीने पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। राव यादवेंद्र यादव के पिता देशराज यादव 3 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में राघवगढ़ घराने के कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का नाम भी बेहद खास है, और 33 साल बाद दिग्विजय सिंह फिर से राजगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतरे। इससे पहले 2019 में दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ उतरकर हार गए थे। पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में बूथ डले 11, मशीन बता रही है 50। ये क्या है? वोट डले 11 और 50 मशीन बता रही 50 डले। तो कितनी उम्मीद है इस बार राजगढ़ से आपको, और आप ये भी कह रहे हैं कि आपका आखिरी चुनाव है? आखिरी चुनाव इसलिए क्योंकि मैं 77 साल का हो गया, नए लड़कों को मौका देंगे और उम्मीद 100%। आपको बता दें कि राघवगढ़ ब्रिटिश राज में ग्वालियर रेजिडेंसी की एक रियासत हुआ करती थी। राघवगढ़ रियासत की स्थापना 1673 में चौहान खींची वंश के राजपूत लाल सिंह ने की थी। उनके बाद इस रियासत में 12 महाराज रहे। 11वें राजा बलभद्र सिंह के बाद 12वें राजा उनके बेटे दिग्विजय सिंह बने। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिग्विजय सिंह राजनीति में सक्रिय हुए। दिग्विजय सिंह 1969 में राघवगढ़ नगर निगम के अध्यक्ष बने। दिग्विजय सिंह 1977 में चुनावी राजनीति में आए और विधायक बने। इसके बाद 1980 में दोबारा विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रहे। 1984 और 1991 में राजगढ़ से सांसद रहे। ऐसा पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव में राजघराने या फिर नेताओं ने अपने परिवार के लोगों को मैदान में उतारा, लेकिन अब राजघराने का दबदबा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जनता मुद्दे और चेहरे पर वोट दे रही है। शायद यही वजह है कि मोदी के नाम और चेहरे के बीच राजघराने बीजेपी के साथ अपनी सियासत और रियासत दोनों में बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस के दिग्गज राजा चुनाव से कन्नी काटने का मन बनाने के बाद बेमन से चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।